Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to cover your biology chapter 6, that is photosynthesis। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस विच ऑकर्स इन द ग्रीन सेल्स ऑफ द लीफ only in the presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen, ठीक है। तो देखो आपको बुक में डेफिनेशन दिया, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस समझो पहले क्या है फोटोसिंथेसिस। वो एक प्रोसेस है जो कहाँ ऑकर होता है, सिर्फ प्लांट्स के ग्रीन सेल्स, जो सेल्स ग्रीन होते हैं वहीं पे वो फोटोसिंथेसिस ऑकर होगा। और किसके प्रेजेंस में ऑकर होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। In the presence of water, sunlight, chlorophyll and carbon dioxide, it occurs to produce what? To produce glucose and carbon dioxide, so produce glucose and oxygen, okay? So photosynthesis is the process which occurs in the green cells of the leaf only in the presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen, ठीक है। तो photosynthesis समझ लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट, what is the importance of photosynthesis? First of all, it provides food for all। देखो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हमको फूड कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से ही आता है। क्यों? क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस के वजह से आपका जो भी प्लांट्स है वो अपना फूड इनटेक करते हैं, उनको वहाँ से उनको अपना खाना मिलता है। एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमंस और अस डिपेंड ऑन हुम? वी डिपेंड ऑन प्लांट्स। अगर डायरेक्टली हम कोई वेजिटेबल को कंज्यूम कर रहे हैं या कुछ भी वेजिटेबल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम प्लांट्स को इंटेक्ट कर रहे हैं। बट अगर इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं, हम अगर कुछ नॉन वेज टाइप का फूड ले रहे हैं तो वो जो एनिमल्स है वो तो खाते हैं, वो साग पत्ता वत्ता तो खाते हैं। तो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट है? हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है? फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट फॉर देयर फूड। सो ऑल टुगेदर वी आर डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर आवर फूड। नेक्स्ट, वी गेट द ऑक्सीजन इन विच वी ब्रीथ इन। या हमको क्या करता है फोटोसिंथेसिस? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी गेट द ऑक्सीजन एंड यू नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो द फोटोसिंथेसिस हेल्प अस इन टू वेज। नंबर वन, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल। नंबर टू, इट प्रोवाइड्स एन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ इन। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट ऐड कर लो, दैट इज स्टेबल्स आर इकोसिस्टम। इसके फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारा इकोसिस्टम क्या होता है? बैलेंस हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्यों? देखो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने एक्सेल करते हैं तो क्या उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है एनवायरनमेंट में। बट प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, जिससे वो अल्टीमेटली बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोरोफिल, ओके, द वाइटल प्लांट पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ओनली। जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। देखो क्लोरोफिल होता क्या है? इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स। जैसे कि मैंने बताया, जो प्लांट का ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। एंड इट इज़ कंटेंट इन माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनिल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वो किस में कंटेन होते हैं? वो पूरा एक छोटा माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनिल होता है क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोफिल्स कंटेन होते हैं, उनमें क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। बट अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? Chloroplast, a minute oval body, is bounded by a double membrane and their interior contains a closely packed flattened sacs arranged in piles lying in a colorless ground substance called stroma, ठीक है। जो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया हुआ है, ओके, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है? वो एक माइन्यूट ओवल, मतलब ओवल टाइप का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा बॉडी है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन ने उसको कवर किया है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बहुत ही छोटा फ्लैटन सैक्स मतलब देखो ऐसे छोटा मतलब फ्लैटन सैक्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सैक्स है, ओके। और इसका जो एक आपका जो फ्लैटन सैक होता है उसको क्या बोलते हैं? हम थाइलाकॉइड्स बोला जाता है, थाइलाकॉइड्स, ओके। फ्लैटन सैक्स जो है उसको हम थाइलाकॉइड बोलेंगे। और उसका एक ग्रुप या एक पाइल ऑफ फ्लैटन सैक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राना और ग्रानम, ओके। पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स वी कॉल इट एज ग्रानम एंड ओनली फ्लैटन सैक्स वी कॉल इट एज थाइलाकॉइड्स। एंड वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा, इट इज़ अ व्हाट यू कैन से ग्राउंड लाइक सब्सटेंस, मीन्स बहुत ही स्टिकी होगा
फ्लूइड जैसा होगा वो उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे, उनमें थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। और पाइल ऑफ थाइलाकॉइड को हम ग्रैनम भी बोलते हैं, ओके, ग्रैनम बोलते हैं पाइल ऑफ थाइलाकॉइड को। और अगर खाली फ्लैटन सैक होगा तो उसको हम थाइलाकॉइड बोलेंगे, ठीक है। देखो, ऑर्डिनली देयर आर 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट इन सेल। एक सेल में लगभग 40 से 50 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेंट इन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? जो थाइलाकॉइड मैंने आपको बताया उनके वॉल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ओके। सो द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। नेक्स्ट, इट इज़ अ हाईली कम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉम्पोज्ड ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट देखो कि हमारा किस किस से वो बना है, कौन? क्लोरोफिल इज क्या क्या क्लोरोफिल में होता है। इट कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ये आपको लर्न करना पड़ेगा डैट क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ये 5 नाम आपको लर्न करना पड़ेगा किससे आपका क्लोरोफिल बना है, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन क्या है? देखो, क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन क्या है? क्लोरोप्लास्ट मेनली कंटेन द मेसोफाइल सेल्स लोकेटेड बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? आपका क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको मेसोफाइल सेल में। और क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? ऑन द वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है, सिंपल। अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, ये सब जरूरत नहीं है। हाँ देखो, मेनली देर आर, हाँ टोटल कितना टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं आपने पहले तो नहीं पढ़ा, बट अभी जान लो दैट देर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। आउट ऑफ दिस ओनली क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल आर बेस्ट नोन एंड मोस्ट अबैंडेंट, ठीक है। सो टोटल देखोगे तो 9 टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, बट मोस्टली हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ज़्यादातर यूज़ होता है और वही ज़्यादा अबंडेंट में मिलता है। और हाँ देखो, ये एक तो बॉक्स में दिया है इंपॉर्टेंट, देखो मैं उसको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, वो किस पे कौन सा लाइट पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है बता रहा हूँ, सुनो। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर इन ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्यों ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट पर ज़्यादा डिपेंड है? बिकॉज ब्लू वेवलेंथ का लाइट का वेवलेंथ क्या है? छोटा है। इट हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ बट इट हैज़ मोर एनर्जी, सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट ऑन मोर इज मोर इन ब्लू वेवलेंथ, ओके। एंड इन रेड लाइट ऑल्सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो मोर। उसमें क्यों मोर है? उसका तो वेवलेंथ बहुत बड़ा, तभी भी उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें आपका ड्यू टू लेस स्कैटरिंग, हाँ आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट लेस होता है। और you can say that the wastage of light rays is less, so the rate of photosynthesis is more, ठीक है। सिंपल देखो, आपका ब्लू वेवलेंथ में भी फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा और आपका रेड वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। ब्लू में क्यों होगा? क्योंकि उसका वेवलेंथ शॉर्ट है, बट रेड में आपका वेवलेंथ ज़्यादा है बट उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट लेस है, सो आपका वहाँ पे भी आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, टू मच लाइट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल। ये देखो, ये तो देखो, हाँ देखो, जैसे कि आपने देखा हो जब भी कोई भी घास जब ग्रो करता है, आप उसके ऊपर पत्थर रख दो, कुछ दिन के लिए छोड़ दो, फिर क्या होगा? वो रीजन आपका थोड़ा येलोइश दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका नया क्लोरोफिल वापस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और जो पुराना क्लोरोफिल था वो ख़त्म हो जाता है या डेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यू कम टू द रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग फॉर लेटिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो, ये मैं आपको नहीं बता रहा, आज हम नेक्स्ट पेज में आ जाओ। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा आर ऑन द अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। दे हैव अ थिक इनर वॉल फेसिंग द ओपनिंग एंड द थिन आउटर वॉल ऑन द ऑपोजिट साइड। देयर साइटोप्लाज्म कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, ओके। सो हमारा स्टोमाटा ओपन और क्लोज कब होता है और क्यों होता है? इट ओपन्स एंड क्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर के मूवमेंट की वजह से हमारा स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। जब वाटर इन होगा, ठीक है, तो क्या होगा? वाटर इन होगा तो आपका गार्ड सेल ओपन हो जाएगा और जब वाटर आउट होगा तो गार्ड सेल वापस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये तो गार्ड सेल है, ये अभी नॉर्मल स्टेट में जब इसमें पानी घुसा तो ये थोड़ा फैलेंगे तो गार्ड सेल ओपन हुआ, ठीक है। जब पानी रिलीज कर देगा तो वापस गार्ड सेल क्लोज, ठीक है। तो ये सिंपल फंडा है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट यू कम टू द, हाँ, जो थ्योरीज थे पहले, व्हाट आर द थ्योरीज ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। पहला एक ओल्ड थ्योरी था जिसको हम शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, वो ओल्ड थ्योरी। अभी नया कंसंट्रेशन थ्योरी है, दैट इज द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, इट इज द रिसेंट थ्योरी। दोनों थ्योरी के बारे में बताऊंगा। देखो, फर्स्ट यू सी द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी जो भी रिसेंट का है।
According to the potassium ion concentration theory, the stomatal opening and closing depend on the generation of potassium ion gradient. During daytime, the chloroplast in the guard cell photosynthesize, which leads to the production of ATP. This ATP is used to actively pump the potassium ion to the adjacent cells into the guard cells. Increased K plus concentration in the guard cell makes them hypertonic, so more water from the adjacent cell is drawn in and the cells become more turgid and they move outwards to open and the stomatal pore. Reverse happens at night. The K plus ions leak out, thus reducing the turgor of guard cells and the stomatal pore closes. ठीक है, तो देखो डे टाइम में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसाइज होगा, जिसके कारण हमारा एटीपी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, और एटीपी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा जो पोटेशियम आयन होता है उसका वो एक्टिवली बहुत जल्दी गार्ड सेल में अंदर आएगा, जिसके कारण इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन के कारण हमारा गार्ड सेल हाइपरटोनिक हो जाएगा. मीन्स इट विल बी इट विल take more water in, okay, and due to that reason the stomata opens, and उसका opposite होगा नाइट टाइम में जब वो वाटर को छोड़ेगा और उसका स्टोमाटा वापस क्लोज हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा रिसेंट का पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन. बट ओल्ड शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी वो क्या था वो भी देख लो एक बार. According to the old sugar concentration theory, during daytime the guard cells begin photosynthesis and the sugar produced during the process increase the osmotic pressure, which draws in water from the adjoining cells due to endoosmosis. Hence the guard cells become turgid and bulge outwards due to their thin outer wall, thus widening the stomatal opening lying in between. As the stomatal open, the diffusion of gases in and out begins for fulfilling the needs of photosynthesis and for allowing transpiration. ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका डे टाइम में जब गार्ड सेल जब आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज यानी शुगर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है और उस सेल में. फॉर दैट रीज़न इट इनटेक्स मोर वाटर फ्रॉम द एडजॉइनिंग सेल्स ड्यू टू एंडोस्मोसिस. ठीक है, जिसके कारण हमारा गार्ड सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, हार्ड होगा, और वो आउटवर्ड बल्ज करेगा, मतलब ओपन हो जाएगा. डायरेक्ट बोलो, इट विल ओपन. एंड उसका ही ऑपोजिट होगा रात को, जब हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो शुगर प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा, तो डायरेक्टली हमारा जो है गार्ड सेल वो क्लोज हो जाएगा. ओके, सो दिस वाज आवर ओल्ड शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पहले आपको लोअर क्लास में मैंने पढ़ा होगा कि द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज़ 6CO2 + 12H2O and the catalyst used is the chlorophyll and light energy to produce glucose, that is C6H12O6 plus water 6H2O plus 6O2, that is our oxygen. ठीक है, तो इसको आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है इस इक्वेशन को. इसमें क्या होता है, that 6 molecules of carbon dioxide combined with 12 molecules of water in presence of sunlight and chlorophyll to form a molecule of glucose and 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. ठीक है, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना. नेक्स्ट आ जाओ आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या है. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स द लीफ बाय डिफ्यूजन डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द स्टोमाटा. ठीक है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, एंड थ्रू द स्टोमाटा. ओके, सो यहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. वाटर कहाँ से आता है, वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट, सेंट अप थ्रू द स्टेम एंड फाइनली टू द लीव्स वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेसोफाइल टिश्यू. ठीक है, तो वाटर हमारा कहाँ से आता है, वो सॉइल से आता है, बाय किससे, रूट से, और स्टेम तक पहुँचता है एंड डायरेक्टली वहाँ से हमारा लीव्स में पहुँच जाता है. ठीक है, हाँ, और देखो द ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 इज सिंपल शुगर रेडली सॉल्युबल इन वाटर. जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है वो एक सिंपल शुगर होता है और वो वाटर में सॉल्युबल होता है. और यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुआ था ना, उसके बारे में देखो क्या होता है. तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिबरेटेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आर दोज दैट आर रीफॉर्म ड्यूरिंग अ चेन ऑफ रिएक्शन नॉट आउट ऑफ द ओरिजिनल वंस. मतलब ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं ये आपका एक और बार यूज़ होगा. रीफॉर्म मतलब ये आपका नेक्स्ट जब वापस फोटोसिंथेसिस को यही 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को वापस यूज़ किया जाएगा. इसका वो रीफॉर्म मतलब रीयूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट यही है आपका, तो इसको आप लर्न कर लेना. ये इक्वेशन आपसे पूछा जाता है, अपने लोगों कैसे पढ़ा है बट फिर भी एक बार देख लेना. नेक्स्ट यू कम टू द 2 मेन फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो देखो आपका पहला फेज दैट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट फेज.
उसको हम फोटोकेमिकल फेज ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो, in this phase light plays the key role. A series of chemical reaction occur in very quick succession initiated by light, and therefore the phase is called the photochemical phase. The light reaction it takes place in thylakoids of the chloroplast, ठीक है। तो देखो ये दो मेन स्टेज में होगा। पहला एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एक्टिव कैसे होगा, इट एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी। जो भी आपका सनलाइट पड़ेगा क्लोरोफिल में वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण क्लोरोफिल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेटिंग बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स। फोटोन क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, द क्लोरोफिल का आपका एक्टिवेट होगा जब वो लाइट एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप 2 इज़ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। किस में स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन आयंस में प्लस आपका ऑक्सीजन में वो स्प्लिट हो जाएगा, और कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वो रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और जो स्प्लिटिंग हो रहा है उस रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटोलाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, सिंपल। सो व्हाट इज फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस मीन्स इट इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि हमारा लाइट डिपेंडेंट फेज दैट इज़ उसका क्या क्या एंड रिजल्ट्स फॉर्म होते हो। देखो द हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे था, दिस आर पिक्ड अप बाय द कंपाउंड NADP। NADP मीन्स निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट टू फॉर्म NADPH। NADPH क्या होता है, इट इज़ रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। रेड्यूस्ड मीन्स उसको हाइड्रोजन ने क्या किया, रेड्यूस किया। रिडक्शन ऑक्सीडेशन ने पढ़ा था क्लास 9 में। सो हाइड्रोजन हियर इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो रेड्यूस यहाँ पे हाइड्रोजन ने NADP को रेड्यूस किया, सो यू कैन से दैट NADP इज़ रेड्यूस्ड टू NADPH बाय द हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट जो ऑक्सीजन कंपोनेंट था वो क्या होता है, वो हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाता है। मीन्स वो एक और ऑक्सीजन से कंबाइन करके वो क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स द कन्वर्शन ऑफ इट कन्वर्ट्स ADP दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट टू ATP विच इज़ आर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो ADP को एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कन्वर्ट करके ATP में कन्वर्ट करेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। द फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ ADP टू ATP इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो ADP का ATP में कन्वर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं उस प्रोसेस को। नेक्स्ट यू कम टू द लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क फेज, ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। इसको पहले डार्क फेज बोलते थे बट आप इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं, क्योंकि डार्क फेज बोलना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये फेज भी हमारा लाइट में ही होता है, कोई अंधेरे में नहीं होता है। बट इसमें लाइट का ज़रूरत नहीं है, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट है। बट हमारा पहला में लाइट डिपेंडेंट है, उसमें लाइट का ज़रूरत है, बट इसमें लाइट का इंडिपेंडेंट, इसमें लाइट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है आप देखो, इट इज़ द रिएक्शन इन दिस फेज डू नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ऑकर साइमल्टेनियसली विद द लाइट रिएक्शन, ठीक है। और साइमल्टेनियसली मतलब लाइट रिएक्शन के साथ साथ आपका डार्क रिएक्शन भी होगा। मीन्स डार्क रिएक्शन मीन्स लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी चलता रहेगा। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड अदर केमिकल्स। जो ग्लूकोज है वो स्टार्च और दूसरे केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, कौन सा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन उसका डेफिनेशन लिख लो, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज टू अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। ठीक है, एक और बोलता हूँ, डैट पॉलीमराइजेशन मीन्स इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज टू अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च, इट इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो आपका लाइट इंडिपेंडेंट फेज मीन्स आपका बायोसिंथेटिक फेज में सिर्फ यही काम होगा, दैट द ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ओके, एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। दोनों फेज बिल्कुल सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो जरूर लर्न करना है इसको, छोड़ना मत। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर द एडेप्टेशंस इन लीफ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मीन्स आपका लीफ किस तरीके से अडेप्ट करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला देख लो, नंबर 1, लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन। मतलब वो अपना सरफेस एरिया को लार्ज कर लेता है, मतलब अगर कंस्ट्रिक्ट होगा तो वो पूरा ओपन कर लेगा ताकि वो ज़्यादा सनलाइट उस पर गिरे और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हो। नेक्स्ट, लीफ अरेंजमेंट। लीफ क्या करता है, अपने आप को राइट एंगल में अरेंज करता है। मीन्स अगर वो इधर से लाइट सोर्स है तो अपने को इस तरह अरेंज करेगा जिससे वो राइट एंगल में लाइट आपको फॉल करेगा, तो ज़्यादा एक्सपोज सरफेस मीन्स मोर फोटोसिंथेसिस। देखो अगर वो इधर है, लाइट एनर्जी का सोर्स इधर है, तो यहाँ से वो राइट एंगल में हुआ ना,
तो इस तरीके से वो अरेंज करेगा अपने आप को। नेक्स्ट, क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस आर ट्रांसपेरेंट। जो क्यूटिकल है वो लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे ताकि वो लाइट को क्या करे, अलाउ करे टू एंटर फ्रीली एंड फॉल ऑन द लीफ। नेक्स्ट, न्यूमरस स्टोमाटा, वो स्टोमाटा उनमें इंक्रीज हो जाएगा, मतलब स्टोमाटा का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा स्टोमाटा मीन्स ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, सिंपल। नेक्स्ट, द थिननेस ऑफ लीफ मीन्स जो आपका लीफ क्या होगा, थिन हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, इट रेड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन सेल्स फैसिलिटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट। मतलब आपका जो सेल्स के बीच का डिस्टेंस है वो स्मॉल हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट जल्दी होगा। नेक्स्ट, द क्लोरोप्लास्ट आर कंसंट्रेटेड इन द अपर लेयर्स ऑफ द लीफ टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होगा, आपका लीफ का अपर लेयर में कंसंट्रेट हो जाएगा ताकि उस पर लाइट एनर्जी जल्दी जल्दी गिरे और जल्दी जल्दी वो फोटोसिंथेसिस करे। फिर नेक्स्ट लास्ट, एक्सटेंसिव वेन सिस्टम फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द मेसोफाइल सेल। उसका वेन सिस्टम वो एक्सटेंसिव, मतलब बहुत सारा वेन्स होंगे उसमें, बहुत वेनी सिस्टम बन जाएगा ताकि रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ जो भी आपका लाइट हो या फूड हो वो चलता रहे, फटाफट हो। ठीक है, तो यही आपका एडेप्टेशन था प्लांट में। इनमें से आप कोई भी चार आप लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट आर द एंड रिजल्ट्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला ग्लूकोज, दूसरा वाटर, तीसरा ऑक्सीजन। तो ये आपको आप इक्वेशन जानते ही हो डैट द थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज क्या है, इट इज़ सिंपल सुगर ग्लूकोज इज यूज्ड इन 4 डिफरेंट वेज एज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ओके, पहला अगर प्लांट उसको कंज्यूम कर लेगा या उसको स्टार्च फॉर्म में स्टोर भी कर सकता है, या उसको सक्रोज में कन्वर्ट कर देगा, या उसको फैट को सिंथेसाइज करने या प्रोटीन सिंथेसाइज करने यूज़ कर लेगा। और दूसरा जो वाटर है, तो वाटर जो प्रोड्यूस होता है वो वापस रीयूटिलाइज होता है। आपको बताया था मैंने कि जो वाटर है वो रीयूटिलाइज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारा जो छोड़ता है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो प्लांट के लिए भले ही यूज़फुल है बट ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो बहुत यूज़फुल है। हम ऑक्सीजन की वजह से नहीं जिंदा है, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, so we are dependent on oxygen only. And where do we get oxygen? We get oxygen from the leaf by the process of photosynthesis. So these are the 3 end products and the significance of these end products you came to know. हाँ, और देखो जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ा उसका लोकेशन क्या है मैं आपको बताना भूल गया। द लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन इज ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। लाइट रिएक्शन आपका कहाँ होगा, थाइलाकॉइड में होगा, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। स्ट्रोमा मैंने आपको दिखाया था ना, स्ट्रोमा, ये आपका स्ट्रोमा, यहाँ पे आपका डार्क रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और लाइट रिएक्शन क्या करेगा, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। ठीक है, अब आ जाओ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है जो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करते हैं। पहला लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को एक साथ बता दे रहा हूँ, दोनों क्योंकि दोनों एक ही साथ का है। देखो, photosynthesis increases with the light intensity up to a certain limit only, and then it gets stabilized at the point S dash, that is 0.02 concentration of CO2. But if at this point the carbon dioxide concentration is increased, the photosynthesis also increases further and again gets stabilized at the point S double dash, which is equal to 0.05% CO2 for the two factors together. Means आपका फोटोसिंथेसिस क्या होगा, वो लाइट इंटेंसिटी जैसे इंक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। जब तक वो 0.02% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंचता तब तक ही वो सिर्फ इंक्रीज होगा। बट अगर इसके बाद भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा, बट वन मोर लिमिट कम्स विच इज़ आज 0.05% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके आगे और बढ़ेगा ही नहीं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट, टेम्परेचर। विद द राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस राइजेस। द राइज ऑकर्स अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर विच द रेट फॉल्स एंड स्टॉप्स अबव 40 डिग्री सेल्सियस। एट द अपर मोस्ट लिमिट द एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड एट अ राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस कब टेक प्लेस करेगा, जब आपका टेम्परेचर, देखो बता रहा हूँ, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस आपका बहुत अच्छे से होगा, और 35 डिग्री सेल्सियस में तो और भी अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा। बट अगर वो 40 से ऊपर चल जाएगा तो आपका फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में आपका जो एंजाइम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंजाइम्स डीनेचर्ड, दे विल बी डीनेचर्ड, और यू कैन सिंपली से दैट दे विल बी डिस्ट्रॉयड। एंड अगर बिलो 30 होगा तो वो एंजाइम्स इनएक्टिव ही रहेंगे, वो एक्टिव हो ही नहीं पाएंगे।
तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है वाटर कंटेंट, द स्कैसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू reduced absorption from the soil or due to an excessive loss through transpiration reduces the rate of photosynthesis. Okay, only 1% of water absorbed by the root is utilized in photosynthesis. ठीक है, तो अगर कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट तो कम फोटोसिंथेसिस होगा, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, सिंपल। ठीक है, और एक और बात दैट ओनली 1% ऑफ वाटर इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है उसमें सिर्फ 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, बाकी वो प्लांट में चल जाता है। एंड नाउ यू सी व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर फोटोसिंथेसिस। पहला क्लोरोफिल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऑफ मिनरल्स कॉज लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड हैंस द ड्रॉप इन ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। अगर प्लांट में न्यूट्रिशन का कुछ भी डेफिशिएंसी होगा तो क्लोरोफिल का लॉस होगा, जिसके कारण क्लोरोफिल नहीं होगा तो सोलर एनर्जी को ट्रैप ही नहीं करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं करेगा, लाइट एनर्जी का ट्रैप नहीं होगा तो आपका क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा ही नहीं, तो आपका फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर सम रीजन रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर आपका प्रोटोप्लाज्म किसी भी कारण अगर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स थे। एक और है दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या है, द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा एंड द साइज ऑफ द लीफ इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ CO2 एंटरिंग द लीफ, जो कि आपने पढ़ा था एडाप्टेशंस ऑफ लीफ में। कौन कौन से एडाप्टेशन करता है लीफ अपना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ऑकर करने के लिए, तो वही है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में, दैट it depends upon the thickness of cuticle, it depends upon the distribution of stomata and the size of the leaf, influence the amount of light and the amount of CO2 entering the leaf. ठीक है, so these are the three internal factors which affect the rate of photosynthesis. Now we will see some experiments of photosynthesis, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमको एक क्या बोलते हैं, आपको लीफ जो लोगे उसको डिस्टार्च करना पड़ेगा। डिस्टार्च मीन्स क्या होता है, डिस्टार्चिंग मीन्स इट इज़ द रिमूवल ऑफ स्टार्च फ्रॉम द लीफ बाय कीपिंग द प्लांट नियर अबाउट 24 to 48 आवर्स इन डार्कनेस, सिंपल। ठीक है, डिस्टार्चिंग मतलब हमको प्लांट में से स्टार्च को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे होगा, बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्कनेस फॉर अबाउट 24 to 48 आवर्स। ठीक है, और हम डिस्टार्च क्यों करेंगे, टू एंश्योर दैट द लीफ इज़ विदाउट स्टार्च, क्योंकि अगर स्टार्च होगा तो वो एक्सपेरिमेंट्स में हमारा काम नहीं आएगा। और स्टार्च टेस्ट कैसे होता है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डीप द, हम लोग एक लीफ लेंगे, उसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे 1 मिनट के लगभग। क्यों डालेंगे, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में डालने से उस लीफ का सेल्स जो है वो मर जाएंगे। नेक्स्ट वो जो लीफ बॉइल्ड लीफ है उसको हम लेंगे, उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट उसको डालेंगे। मिथाइलेटेड स्पिरिट से क्या होगा, that methylated spirit will remove chlorophyll and it becomes pale white color। ठीक है, पेल वाइट कलर, वो हार्ड भी थोड़ा हो जाएगा, वो लीफ थोड़ा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद उसका हम वापस हॉट वाटर माने बॉयल वाटर में डाल देंगे, जिसके कारण वो सॉफ्ट हो जाएगा वापस। एंड देन वी विल टेक द लीफ इन कोई भी डिश में ले लो, उसके बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालो। अगर स्टार्च होगा तो वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, और अगर स्टार्च नहीं होगा तो वो अपना नॉर्मल कलर में रहेगा, कोई कलरेशन नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो ये था आपका टू टेस्ट द लीफ ऑफ स्टार्च। ये 4 स्टेप्स है टू टेस्ट द लीफ ऑफ स्टार्च, इनको आप लर्न कर लेना। नाउ वी विल सी सम एक्सपेरिमेंट्स। सो लेट्स कम टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, टू शो डैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसके लिए आप वेराइगेटेड प्लांट लो। वेराइगेटेड प्लांट मीन्स इट द सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल बी ग्रीन एंड सम पार्ट ऑफ द प्लांट विल बी नॉन ग्रीन। ऐसा आपको प्लांट मिल जाएगा। एग्जांपल है कॉलियस, गिरेनियम एंड क्रोटोन। ऐसा आपको कोई प्लांट लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसको पहले डिस्चार्ज करोगे। डिस्चार्ज कैसे करोगे, प्रोसेस बताया। उसको 24 या 48 आवर्स लिए कोई डार्क रूम में रखो। ठीक है, सो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर उसको डिस्चार्ज का टेस्ट करो, उसके बाद वापस वो प्लांट को लो और सन में डालो, धूप में डाल दो। उसके बाद कुछ घंटों के बाद एक लीफ प्लग करो उसमें से, और आपका पेपर में लो और उस लीफ पे आउटलाइन बनाओ। कौन कौन सा आपका पार्ट ग्रीन है, कौन कौन सा नॉन ग्रीन, उसका आउटलाइन बनाओ। ठीक है, फिर उस लीफ पे स्टार्च सॉल्यूशन डालो। जो ग्रीन पार्ट है वो क्या होगा आपका, द ग्रीन पार्ट विल टर्न ब्लूइश showing the presence of starch, but the non-green parts will turn brown showing that starch is not present। ठीक है, so इससे क्या पता चलता है, that
क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो वही दिया आपको, पढ़ लेना आप खुद से। नेक्स्ट आ जाओ, टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या हमको दिखाना है कि सनलाइट है नेसेसरी फोटोसिंथेसिस के लिए। एक प्लांट लो, उसको डिस्चार्ज करो। प्रोसेस मतलब आपको पता है प्रोसेस क्या है, डिस्चार्ज करो, ठीक है। उसके बाद उसमें से एक उसको वापस सन में रखो उस प्लांट को। उसके बाद उसमें से एक लीफ प्लग करो। लीफ प्लग करने के बाद उसका एक ब्लैक पेपर लो और उसमें एक डिज़ाइन कट करो और उस पर प्लेस कर दो उस लीफ पे, ठीक है। उसके बाद उसको चेक करो, आपको क्या करोगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालो, ठीक है। फिर आपको क्या दिखेगा, डैट द पार्ट्स ओनली विच आर लेफ्ट अनकवर्ड बाय द पेपर, ठीक है, वो ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएंगे और जो कि कवर्ड है वो ब्राउन हो जाएगा, बाय शोइंग दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, ऐसे ही थर्ड एक्सपेरिमेंट में आ जाओ, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी, उसके लिए क्या करोगे, एक प्लांट लो, उसको डिस्चार्ज करो। सिंपली आपको सब में करना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा लीफ को। उसको डिस्चार्ज करो, उसके बाद उसको हाफ इंसर्ट करो। कौन सा, इस टाइप के बोतल थिसल फनल नहीं बोलते आप उसको, क्या बोलते हो आप इसको, कॉनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं। उसका हाफ लीफ को इंसर्ट करो बस, ठीक है, और हाफ को ऐसे ही बाहर छोड़ दो। उसके बाद आप उस प्लांट को लो, सनलाइट में रखो। फिर कुछ घंटों बाद उसको स्टार्च का टेस्ट करो। क्या होगा, जो पार्ट आपका बाहर लेफ्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ लेफ्ट था वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, और जो पार्ट आपका फ्लास्क के अंदर था वो क्या होगा, ब्राउन कलर होगा, ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ब्लू ब्लैक क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लास्क में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला गया है। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब वैसे ही तो इसके अंदर कुछ होगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कुछ होगा भी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ये शो करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो वो स्टार्च टेस्ट में वो फेल हो जाएगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा, और जो आउटसाइड है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आ जाओ, टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमको क्या शो करना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है। पहले देखो, कोई भी एक वाटर प्लांट लो, वाटर प्लांट जैसे देखो इलोडिया या हाइड्रिला, दोनों में से कोई भी लो। यूजुअली हाइड्रिला हम प्रेफर करते, तो आप हाइड्रिला ही लो, ठीक है। तो हाइड्रिला का प्लांट लो। उसके बाद एक बीकर में पॉन्ड वाटर लो, ठीक है, और उसको कवर कर दो, किससे, शॉर्ट स्टेम्ड फनल से कवर कर दो। उसके बाद उसमें एक टेस्ट ट्यूब डालो, और जिसमें जो कि वाटर से फुल है, बट वो क्या बोलते हैं, फनल का जो स्टेम था उससे अपर लेवल में होना चाहिए, टू एंश्योर दैट द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर इज अबव द लेवल ऑफ स्टेम ऑफ द इन्वर्टर फनल, ठीक है। देखो, जो इन्वर्टर फनल का स्टेम है उसका लेवल से वाटर का लेवल ऊपर है ना, यही हमको एंश्योर करना है, मतलब चेक करना है। उसके बाद उस एपरेटस को सन में रखो कुछ घंटों के लिए। उसके बाद क्या दिखेगा, जो टेस्ट ट्यूब आप लिए थे उसके अपर साइड में आपको कुछ बबल्स जाते हुए दिखेंगे, एंड ऊपर में थोड़ा गैप खाली, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा है। और उसको चेक कैसे करना है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट टू चेक फॉर ऑक्सीजन गैस विल ब्रिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, एंड इफ द स्प्लिंटर बर्स्ट इनटू फ्लेम विच शोज दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट, अदरवाइज ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट। तो वैसे ही आप चेक करोगे, ग्लोइंग स्प्लिंटर लाओगे, यहाँ पे आप रखोगे, अगर वो बर्स्ट हो जाता है, उसका फ्लेम बर्स्ट हो जाएगा, तो वो आपका ऑक्सीजन गैस वहाँ पे प्रेजेंट है। और एक और बात, आप देखो, अगर इसको प्रोसेस को जल्दी एनहेंस मतलब और जल्दी करवाना है, तो आप NHCO2 को ले सकते हो, डैट इज़ आर सोडियम बाइकार्बोनेट को भी ऐड कर सकते हो वाटर में, टू एनहेंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण जल्दी होगा ये रिएक्शन, ओके, ठीक है। तो इसे एक्सपेरिमेंट खत्म, ये 4 एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ना, इनमें से कोई भी आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, डैट इट प्रोवाइड्स फूड फॉर अस एंड इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, तो ये आप पढ़ लेना, कहाँ से कैसे फूड में डिपेंडेंट है हम लोग को, कैसे फूड मिलता है, कैसे ऑक्सीजन मिलता है, फोटोसिंथेसिस, ये आपको शुरू में बता ही चुका हूँ, वही रिपीट है, ठीक है। तो आप पढ़ लेना खुद से। नेक्स्ट, कार्बन साइकिल, ये है कि आपका पोर्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसे कट कर दो, ये अगर पोर्शन में नहीं है कार्बन साइकिल, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर ख़त्म, ईजी है बिल्कुल,
आप एक बार पढ़ो अच्छे से, और बहुत इजी आराम से हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में से पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स कवर करेंगे। ये भी एक बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।